की सीबीआई कोर्ट पहुंचे, लेकिन न्यायाधीश शिवपाल सिंह के अवकाश पर रहने की वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। इस दौरान रघुवंश प्रसाद ने कहा कि उनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिससे न्यायालय की अवमानना हो। हालांकि उन्होंने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। वहीं रघुवंश प्रसाद ने भी तेजस्वी की अगुवाई में आगामी चुनाव लड़ने की बात कही है। कर सकते, हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट को अधिकार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखने का। हम लोग जो बोले हैं उसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं है। जजमेंट पर तो बहस हो ही सकती। हम लोगों ने न्यायपालिका या जज साहब पर कोई टिप्पणी नहीं की है। जजमेंट पर तो बहस बराबर होती रहती है, डिबेट होता रहता है और चलते रहना चाहिए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में चार गो जज साहब क्या बोले हैं इस देश के लोग को नहीं मालूम है। तो इसीलिए ये सब कोई विषय नहीं है, विषय है कानूनी लड़ाई। जो सीबीआई के आका लोग, राजनीतिक आका लोग बाबू लालू प्रसाद को फंसा दिया, ये लड़ाई है कानूनी। और उसके बाद जनता के बीच दोनों लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और वही बिहार आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने लालू यादव की जमकर तारीफ करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। पूर्वे ने कहा कि आरजेडी को बीजेपी और आरएसएस के षड्यंत्र के खिलाफ सफलता मिलेगी। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में लड़ने की बात कही है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि तेजस्वी लालू के सिर्फ रक्त पुत्र नहीं बल्कि विचार पुत्र भी हैं और अगले लोकसभा और विधानसभा में लालू बतौर अभिभावक के तौर में पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे और तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी चुनाव लड़ेगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर तक आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसको उत्कर्ष पर पहुंचाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया है और उस विरासत को लेकर के तेजस्वी यादव जी आगे बढ़े हैं। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनका जो असेंबली में भाषण हुआ, न सिर्फ देश में बल्कि दूसरे देश में भी इसकी सराहना की गई। तो मोटे तौर पर हम यह कहना चाहते हैं कि अगला जो चुनाव होगा, लालू प्रसाद यादव हम लोग के अभिभावक हैं, यूनिवर्सल गार्जियन हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके अभिभावक में। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव असेंबली का भी होगा, पार्लियामेंट का होगा, आरएसएस भाजपा का सफाया बिहार में होगा और असेंबली के चुनाव में मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल अलायंस को बहुमत मिलेगा और अस्थायी सरकार के मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। तो तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहना है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे का। तेजस्वी की और लालू की जमकर उन्होंने तारीफ की है और तेजस्वी यादव को कहा है कि वो सिर्फ उनके रक्त पुत्र नहीं हैं बल्कि उनके विचार पुत्र भी हैं। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ संपादक मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से पूरी आरजेडी एकजुट है तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए और तमाम काम करने के लिए, तेजस्वी के कंधों पर भी जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा है और उनको भी सोच समझकर अब काम करना होगा। अंजलि, निश्चित तौर पर जो राजद की जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं, जिस राजनीति की अगली परीक्षा से भी वो गुजर रहा है, उस स्थिति में अगर वो एकजुट नहीं होगा तो भविष्य में उसको और भी राजनीतिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। लिहाजा अभी राजद तमाम स्थितियों को भांपते हुए एकजुट है जी। और अगर कहीं से कोई बात भी होगी तो दलीय स्तर पर तो उसको सामने अभी नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन जो सवाल बार बार उठ रहा है उसकी एकजुटता को लेकर और लालू प्रसाद और तेजस्वी को लेकर के, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थितियां बनी हैं, जो क्षेत्रीय दल जो बन रहे हैं जी, वो व्यक्ति पर टिका हुआ दल होता है जी। आज स्थिति ये है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दलों में हम अपेक्षा करते हैं वो चीज अब खत्म होता जा रहा है जी। और खास करके राजद में अगर देखें, और राजद, कांग्रेस, ये सारी चीजें हैं, इसमें अध्यक्ष बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते हैं, नेता बदल भी सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग अभी क्षेत्रीय दल
खास करके राजद जैसे दल, समाजवादी पार्टी जैसे दल, ये अभी करने की स्थिति में नहीं है जी इसका कारण है कि जो जनाधार जिसके नाम से जुड़ा हुआ है जी उसको उसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अब चूंकि लालू प्रसाद राजद के मुखिया हैं और लालू प्रसाद इस समय जेल में हैं और लालू प्रसाद जब जब संकट में पड़े तो पहले अपनी पत्नी यानी राबड़ी देवी को उन्होंने नेतृत्व सौंपा और अब उनके जो पुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद, अब उनके हाथ में उन्होंने उस नेतृत्व को सौंपा है। और राजद से जुड़े लोग ये जानते हैं कि यदि राजद में रहकर अगर कहीं कोई चीज पानी हो या चुनाव लड़ना हो, इन तमाम स्थितियों में लालू प्रसाद या उनके परिवार को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो फिर राजद में कोई कुछ बचेगा नहीं। हाँ, अगर राजद को दूसरे तरीके से खड़ा करना हो तो बड़ी कठिन लड़ाई और संघर्ष लड़ना होगा, लेकिन लालू प्रसाद के नाम पर, लालू के व्यक्तित्व पर, लालू के तिलिस्म पर जो जनाधार अभी तक जुड़ा हुआ है और यदि किसी को कोई दूसरा ठौर ठिकाना नहीं मिलता है मजबूत तरीके से, तो राजद में रहने के लिए उसे तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकारना होगा। ये सत्य है राजनीति का और राजद का। और इसलिए राजद के नेता चाहे वो किसी भी परिस्थिति में कह रहे हों, लेकिन राजद का सच यही है कि तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व को उन्हें स्वीकारना है। ये पहली बात हुई। अब जहां तक तेजस्वी के सामने चुनौतियों का सवाल है तो तेजस्वी के सामने तो चुनौतियां उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन की सरकार से वो बाहर आए। चूंकि राजनीति में पहली बार वो विधानसभा पहुंचे और सीधे वो डिप्टी सीएम बन गए और इस स्थिति में वो राजनीतिक रूप से और संसदीय रूप से बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं थे कि वो चल सके। और जब प्रतिपक्ष में उनको आना पड़ा तो खैर उनका सूझबूझ था और उन्होंने मेहनत भी काफी किया है और बहैसियत नेता प्रतिपक्ष उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया और अब लगातार जो चीजें उनमें आनी चाहिए थी वो चीजें दिख रही हैं। मनोज जी, यहाँ पर एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से विपक्ष सरकार में बैठे लोग यानी कि जेडीयू की तरफ से जिस तरीके से निशाना साधा जा रहा है कि परिवार की पार्टी है आरजेडी और पहले बाप की पार्टी थी और अब बेटा उस पार्टी को चलाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बात समझने वाली है कि फूट डालने की एक तो कोशिश आरजेडी में और दूसरी बात ये कि अगर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि परिवार की पार्टी है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में वो काबिलियत नजर अब आती है कि वो किस तरीके से पार्टी को लेकर चल रहे हैं। आप तेजस्वी के व्यक्तित्व को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से उसमें सुधार हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो उनका व्यक्तित्व क्या अब उस तरीके से वो परिपक्व हो चुके हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाए? अंजलि, देखिए, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हाँ, जो परिवारवाद की बात आ रही है जी, तो इससे शायद इस भारतीय राजनीति में इक्का दुक्का लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई अछूता नहीं रहा है जी। अगर सबका राजनीतिक इतिहास अगर देखा जाएगा जी, तो उसमें हर आदमी अपने बेटे को खड़ा करना चाहता है, अपने परिवार को राजनीतिक विरासत देना चाहता है जी। इन स्थितियों में अगर लालू प्रसाद ने भी वो काम किया तो कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि अब जहां दल की बात है और दल में जो नेतृत्व देने की बात है तो विपक्ष अपना सवाल उठाता है और उठा भी रहा है। और जहां तक तेजस्वी के व्यक्तित्व की बात है तो जो लालू प्रसाद के उस दौर को अगर याद किया जाए जब वो मुख्यमंत्री बने थे जी जी और उसके पहले वो प्रतिपक्ष के भी नेता थे जी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो तेजस्वी में एक अलग चीज देखने को मिलता है जी, कि वो अपने मेहनत के बल पर, ये नहीं कि अगर हम सिर्फ लालू प्रसाद के अगर पुत्र हैं तो वही उनका एक पैमाना है लोगों के सामने कि मैं सिर्फ उनका पुत्र हूँ। तेजस्वी के अंदर अपनी भी क्षमताएं हैं और प्रतिपक्ष के नेता के हैसियत से जो भी वो कर रहे हैं या 20 महीने वो उप मुख्यमंत्री रहकर जो भी किए हैं, हाँ, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस स्थिति में लालू प्रसाद हैं और लालू प्रसाद के वो बेटे हैं जी, और इससे अलग हटकर अब क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए राजनीतिक लोगों को भी ये स्वीकारना चाहिए कि अगर हम उनके सामने मुकाबले में खड़े होते हैं, कोई बात कहते हैं, तो बहुत दूर तक ये जनता इसको नहीं स्वीकारने वाली है कि अगर आप किसी के पुत्र हो गए तो आपको सर माथे पर बिठा लेगी जी जी। अब पुत्र हो जाना
बहुत बड़ी योग्यता नहीं है जी। अब आपके अंदर योग्यता होगी कि आप जन नेतृत्व कितना कर सकते हैं जी। और आप में ये योग्यता होगी कि आप जनता की लड़ाई कितनी लड़ सकते हैं, उसके हक हकूक की कितनी रक्षा करने की, कितनी संघर्ष करने की आप में क्षमता है, तभी कोई आपको नेतृत्व सौंपेगा। और जिस राजनीतिक दलों का जो मुकाम होता है कि सरकार बनाना और सत्ता पाना, तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ परिवार क्वालिटी अब नहीं रह गई है। ये देश स्तर पर अगर आज देखें तो कई लोग फेल्योर हुए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने बूते आगे भी बढ़े हैं और पाया भी है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह के पुत्र हैं, वहां भी उदाहरण देखने को मिला है। लेकिन तेजस्वी के साथ ये एक बड़ा चीज है कि एक बनी बनाई जमीन, एक विरासत जो उनको मिली है, वो उनको संभालना है। और सबसे बड़ी चुनौती है कि अभी वो नेता प्रतिपक्ष हैं और जनता के लिए जितना संघर्ष कर सकते हैं। जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो चुनौतियां जाहिर सी बात है होंगी तेजस्वी के लिए, लेकिन उन चुनौतियों से वो कैसे उभर कर सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सह संरक्षक सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार में फेल हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था और संवेदनशील मुद्दों को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इस संबंध में पप्पू यादव ने एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि चुनावी जनादेश के खिलाफ गठित अलोकतांत्रिक सरकार से आम जन का भरोसा उठ गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और लगातार महादलितों पर जबरन पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सांसद पप्पू यादव ने नंदनगांव, कैमूर, नवगछिया की घटना की न्यायिक जांच, दलितों पर बढ़ते अपराध को रोकने के लिए टास्क फोर्स, नियोजित शिक्षकों को नियमित वेतनमान, संविदा कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन, आयुष चिकित्सकों को नियमित वेतनमान, ईंट गिट्टी मिट्टी बालू की दोषपूर्ण नीतियों को खत्म करने, हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में स्पीड ट्रायल के जरिए 100 दिनों के अंदर कार्रवाई और शैक्षणिक संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी की है। गोरेगांव से भी ज्यादा खतरनाक लगातार दलितों पर जुल्म, 10 महिलाओं को जेल, बिना महिला पुलिस के लाठीचार्ज, रात्रि में ढुक के ललिता पासवान, कई दलित महादलित औरतों को घसीट के ले जाना, पूरन चेरो गांव में आदिवासियों को मारते मारते मार के उसके परिजन से लाश जला देना और आदिवासियों पर जुल्म करना, नौगछिया में दलितों के साथ बलात्कार फिर काट काट के फेंक देना और सरकार का मस्त होना, लगातार अपराध, रौनक के परिवार पर लाठी और 5 आदमी कौन थे मारने में, 3 आदमी क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसी तरह से भेंडर के भाई को मारना, 15 दिन के बाद उसको मार देना। और वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर झारखंड की बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में शुरू संथाल विकास पदयात्रा का देवघर में समापन हुआ। बीएड कॉलेज परिसर में आयोजित 12 दिवसीय पदयात्रा समापन समारोह में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन, झारखंड के श्रम नियोजन मंत्री राज पलिवार, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ समेत बोकारो विधायक विरंची नारायण सम्मिलित हुए। इस मौके पर हजारों बीजेपी युवा कार्यकर्ताओं ने को संबोधित करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में आज देश के 70% हिस्सों में बीजेपी की सरकार है। वहीं पूनम महाजन ने झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यों की भी जमकर तारीफ की। उसमें वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर करके पहला क्रमांक हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवीर दास का। और जब मैं देख रही थी मुझे भी पता नहीं था, उसके बारे में लिखा हुआ है रिलेंटलेस हार्ड वर्किंग चीफ मिनिस्टर, जो हर वक्त मेहनत करते हैं। और यही तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। वो चेहरा रघुवीर दास नहीं है, वो चेहरा मैं नहीं हूं,
वो चेहरा हमारे सांसद महोदय नहीं, चेहरा हमारे कोई विधायक नहीं है। वो चेहरा अनगिनत मेहनत करने वाले कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने खून और पसीने की लड़ाई करते, वो चेहरा है और वही चेहरा वहाँ का सीएम है। तो युवा मोर्चा के लोग डंडा है, डंडा जितना मजबूत होगा भाजपा का झंडा उतना बुलंदियों